कम इन सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार और मैं नालंदा का रहने वाला हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद 2.5 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करा और 2021 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका हॉबी क्या है? सर मुझे आउटडोर एक्टिविटीज़ पसंद है, जैसे खेलना, जिम करना, रनिंग करना, वॉक लेना और ट्रैवलिंग। वेरी गुड। आपका ऑप्शनल? सोशोलॉजी। सोशोलॉजी, ठीक है। क्यों बनना चाहते हैं आप सिविल सर्वेंट? सर सिविल सर्विसेज में आने का मेरा मेन पर्पस, मैं पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। पुलिस सर्विस? यस सर। अच्छा, तो बाकी ऑप्शंस आपने क्यों डाला है? सर वो पहली प्रायोरिटी मेरी पुलिस सर्विस है, उसके बाद जैसे दूसरी तीसरी के लिए वो डाला है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या पुलिस बन के आप क्या करेंगे? सर प्राइमरी अट्रैक्शन सर यूनिफॉर्म से था। यूनिफॉर्म पसंद था मेरे को, जैसे यूनिफॉर्म में किसी को देखता था पर्सनल को तो मतलब फीलिंग ऑफ प्राउड और रिस्पेक्ट होता था, तो मेरे को लगता था इनके जैसा होना है। उसके बाद मैंने देखा, ये तो रोशन एकदम बचपन में होता है यूनिफॉर्म देख। अभी भी है क्या यूनिफॉर्म देख के आपको अच्छा लगता है? इवेंचुअली रियलाइज किया कि इनका काम का दायरा बहुत बड़ा है, तो फिर अब अभी डर लगता है? अभी सर है कि एक तो यूनिफॉर्म है, वो तो बचपना था। अभी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, सोसाइटी में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में काम करते हैं, तो ये बेसिकली सोसाइटी चलती है इनकी वजह से ऑर्डरली रूप में। ठीक है, आप तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं और पुलिस आप बनना चाहते हैं। आप 2 थिंकर्स के नाम बताइए जिन लोगों ने क्राइम्स के बारे में कुछ बोला है सोशियोलॉजी में। सर एक मर्टन ने डेवियंस का कॉन्सेप्ट दिया था, तो जिसमें है जो क्राइम को एज ए डेवियंस ट्रीट किया था। और डरकेइम ने बोला था कि अ लिटिल बिट ऑफ क्राइम है जो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है आपके हिसाब से? सर मेरे हिसाब से सर अ लिटिल बिट ऑफ क्राइम से क्या होता है कि सोसाइटी में कलेक्टिव कंसाइंस आती है, जैसे सोसाइटी उसको पनिश करती है या एज ए सोसाइटी एकजुट होती है कि जैसे किसी ने क्राइम करा तो ही शुड बी पनिश्ड, ताकि बाकी लोग ऐसा ना करें, मतलब उनमें मैसेज जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्रिमिनल्स को हमें ऑनर करना चाहिए, उनको अवार्ड देना चाहिए क्योंकि वो तो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं सर, अवार्ड तो नहीं देना चाहिए उनको, उस मतलब जिस रूप में उनका क्राइम है उसके प्रोपोर्शनलिटी में उनको मतलब पनिशमेंट होना चाहिए, ताकि सोसाइटी में डेटरेंट जाए, डेटरेंट मेंटेन। आपने बोला ना कि कलेक्टिव कॉन्सेंस लोगों को इकट्ठा करने में, एकजुट होने में मदद करता है क्राइम्स, है ना? तो इसका मतलब वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सर अ लिटिल बिट ऑफ क्राइम मतलब जो पेटी क्राइम्स होते थे, छोटा मोटा क्राइम मतलब अच्छा है, जैसे कि सिर्फ जेब में से पैसा निकाल लिया, सर तो किया नहीं, ये क्राइम अच्छा नहीं है सर। मतलब अगर कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद ये सोसाइटी में कलेक्टिव कंसाइंस में हेल्प करता है, मतलब सोसाइटी के लिए हेल्पफुल नहीं है पर इनडायरेक्ट वे में। जैसे डायरेक्टली तो हार्म ही कर रहा है, जैसे किसी के घर में चोरी होती है तो उस पर्सन को हार्म कर रहा है, पर इनडायरेक्टली वो कर रहा है, मतलब डायरेक्टली अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। क्राइम तो एनी हाउ अच्छा नहीं है, क्राइम कम से कम ही होना चाहिए, पर इनडायरेक्ट वे में सोशोलॉजिकल टर्म्स में वो हेल्प करता है। अच्छा, ठीक है। और आर के मार्टिन ने क्या बोला है? सर उन्होंने क्लासिफाई करा था कि डेवियंस के एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें डेवियंस को क्राइम को एज ए डेवियंस रखा था, जो सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं या गोल्स को। कोई एक है जिसने अल्कोहल पीने के बाद वो रोड साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है ना? yes, इसको आर के मार्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस कैटेगरी में रखेंगे? सर एग्जैक्ट टर्म तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर वो क्या है कि वो सोसाइटी के गोल्स को एक तो भूल चुका है और वो जो नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं उस गोल को पाने के लिए वो भी भूल चुका है, वो कुछ अलग ही कर रहा। तो इसके लिए एक टर्म है एग्जैक्टली, मैं उसको भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या सोसाइटी का नाम भूल गया है या सोसाइटी का नाम फॉलो नहीं कर पा रहा है? कुछ भी हो सकता है सर, या तो उसने कोशिश करी हो इनिशियली, उसके बाद वो अल्कोहलिज्म गया हो, या तो वो एडिक्टेड हो, वो मतलब उसको पीना पसंद हो, उसके बाद एडिक्शन के वजह से वो जा सकता है वैसे। और ये जो
पुरोहित लोग होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये इनको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है? सर डेवियंस तो ये भी हैं। अब वो तो है, लेकिन कैटेगरी है ना अलग अलग। पर ये सोसाइटी के गोल से ऊपर उठ चुके हैं। मतलब सोसाइटी जो नॉर्मल जिसको सक्सेस मानती है, इनके लिए वो सक्सेस नहीं है। तो वो अपना ही वो जैसे स्पिरिचुअलिज्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं और उस तरफ जा रहे हैं। और मीन्स? सॉरी सर, मीन्स क्या है? मीन्स वो अपना जो स्पिरिचुअलिज्म में चलता है, भक्ति जो चलती है, वो फॉलो करते हैं। नॉर्मल एज ए सोसाइटी स्कूल जाना, सक्सेस प्राप्त करना, वो नहीं है उनका मीन्स। वो पूजा पाठ करना जो ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आप सिविल सर्विस में ज्वाइन करेंगे तो आप डेविएंट बनेंगे या नहीं? ज्वाइन करने के बाद जो भी आपका सर्विस कैरियर रहेगा, 30 साल 40 साल जो भी रहेगा, मैं भरसक कोशिश करूंगा डेविएंट ना बनूं। इसका मतलब आप डिस्कशन पावर यूज़ नहीं करेंगे या ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो नया हो, क्योंकि बिना डेविएंट बने आप नया कुछ कर नहीं सकते। आप मतलब वही करेंगे जो रूल बुक में लिखा गया है। नहीं सर, रूल बुक को पहले फॉलो करने की कोशिश करूंगा। वही तो आपने बोला। इसका मतलब आप डेविएंट नहीं बनेंगे, इसका मतलब आप रूल से हट के कोई काम नहीं करेंगे। तो ऐसे सिविल सर्वेंट या इस टाइप के पर्सनालिटी को सिविल सर्विसेज में रख के क्या करें? समाज बदल रहा है जी सर। एवरीडे न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको तो डेविएंट बनना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ने पे रूल को तोड़ना पड़ेगा, रूल को साइड करके काम करना पड़ेगा का पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। आप तो नहीं कर पाएंगे। सर रूल्स को एक हद तक फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया तो वो नीचे भी गलत मैसेज जाता है। जैसे अगर किसी पोस्ट पे मैं होऊंगा तो मेरे के नीचे जो, अगर पुलिस में हूँ तो नीचे जो पुलिस वाले होंगे वो भी रूल ब्रेक करेंगे। तो वो कहाँ रूल ब्रेक होना रुकेगा उसको हम कह नहीं सकते। तो एक हद तक रूल को फॉलो करना जरूरी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करती है कोई भी डिपार्टमेंट। और वो उसके बाद लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो, वो भी बहुत कम से कम होना चाहिए सिविल सर्विसेज में। अच्छा, ठीक। रोशन, अभी आपने कुछ देर पहले डेटरेंट और कलेक्टिव कॉन्साइंस के बारे में बात कर रहे थे आप। ये बताइए कि आप किसी जिले में अगर एक बहुत ही विभत्स रेप होता है और वहाँ जो है कलेक्टिव कॉन्साइंस जो है पूरे सोसाइटी का ये बोलता है कि इसको पकड़ के मार देते हैं और वो लोग मिलके मार भी देता है, क्या ये सही है या गलत है? क्या इसको यूनिवर्सल लॉ बना देना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर कोई सोसाइटी ऐसा जस्टिस करती है तो इसको हो जाने देना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। कलेक्टिव कॉन्साइंस तो यही बोलता है। कलेक्टिव कॉन्साइंस तो ये बोलता है, पर ऑर्डरली सोसाइटी को चलने के लिए लॉज से चलना होगा। डेटरेंट भी तो क्रिएट करेगा कल को, अगर वैसा कोई हिम्मत करेगा तो उसको पता है कि इंस्टेंट जस्टिस मिलना है। सर पर सोसाइटी में ब्रेकडाउन हो सकता है ऐसे, क्योंकि जैसे कुछ लोग हों मे भी इसको फॉलो करते हुए आगे वो क्राइम नहीं भी हुआ हो, पर इस तरीके का वो दिखाकर वो किसी को मार डालें। पर ये कभी सही नहीं है कि मतलब जो क्राइम हुआ है उसका इंस्टेंट जस्टिस उस तरीके से किया जाए कि क्राउड आए और किसी को लिंच कर दे। जो कोर्ट्स के थ्रू जो प्रोसीजर है, नॉर्मली लॉ के थ्रू जो प्रोसीजर है, उसे फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, अभी हमारा 3 एक्ट था पहले, हाल ही में चेंज हुआ है। जैसे CRPC था, IPC था और इंडियन एविडेंस एक्ट था। तीनों में को चेंज किया गया है। यस सर। क्या क्या नाम दिया गया इनको? CRPC को क्या नाम दिया गया, IPC का क्या नाम दिया गया और एविडेंस एक्ट का क्या नाम दिया गया है? एविडेंस एक्ट को सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बोला गया है और CRPC क्रिमिनल प्रोसीजरल एक्ट को नागरिक सुरक्षा अधिनियम बोला गया है और IPC को भारतीय न्याय संहिता बोला गया। तो इसमें क्या चेंजेस लाया गया और क्यों ये पहले तो चेंज लाने का जरूरत क्या पड़ा हमको? सर एविडेंस एक्ट में तो बहुत पुराना था, 1872 का था प्रोबेबली, अगर मैं 1872 का एक्ट था। तो उसमें आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, तो बहुत सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत थी। जो पहले एविडेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता था, अब उसको भी लेना है। और IPC में वो अंग्रेजों के समय का था, तो वो उस समय जो IPC बना था तो बेसिकली वो दमन करने के लिए बना था, क्योंकि इंडियन सब्जेक्ट थे उनके लिए। अभी क्या है कि ये हमारे देश में डेमोक्रेसी है और इक्वली पार्टिसिपेंट हैं हम लोग, तो सिटीजन्स के राइट को भी रिस्पेक्ट देना है। तो ये IPC में ये बदलाव लाया जाएगा। और क्रिमिनल प्रोसीजरल
कोड में सर इसका वो आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है। आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? सर मॉड्यूलेशन का हम जब यूज करते हैं, जैसे कोई सिग्नल है, कोई वीक सिग्नल है और उसको कहीं पे भेजना है, तो किसी दूसरे सिग्नल पे सुपर इम्पोज करके भेजते हैं ताकि वो सिग्नल नष्ट ना हो। तो जब फ्रीक्वेंसी का यूज करके जब हम भेजते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी पे अपने मैसेज को डालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। और एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करके अपने सिग्नल को उस पर इम्पोज करते हैं, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ज़्यादा इफिशिएंसी किस में होगा, एफएम में या एएम में, नॉइज कैंसिलेशन के टर्म में? सॉरी सर, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर। अच्छा, ये अकीरा रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर सर वो है, जैसे किसी का सिस्टम को अगर हमने हैक कर लिया, कोई वायरस भेजकर, उसके बाद उससे हम रैंसम की मांग करते हैं, मतलब उसका सिस्टम छोड़ने के लिए, डेटा रिटर्न करने के लिए पैसे फिरौती की मांग करते हैं, तो इसको रैंसमवेयर बोलते हैं। स्टक्सनेट वायरस क्या था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी हाल ही में जो है कुछ G20 के साइडलाइन में आप देखे होंगे कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म WHO द्वारा, और इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट था। ये डिजिटल हेल्थ होता क्या है? सर डिजिटल हेल्थ ये होगा कि जैसे जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं, ट्रेडिशनली तो हमें हॉस्पिटल जाना होता था और कंसल्ट करते थे और डॉक्टर से हमें फीडबैक मिलता था जो भी है, पर अभी है कि चेंज हो रहा है। एक तो है कि टेलीमेडिसिन आ चुका है कि अगर किसी गांव का आदमी है, उसको हॉस्पिटल नहीं जा सकता, वो शहर नहीं आ सकता, तो वो इंटरनेट के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू जुड़ सकता है। तो ये एक डिजिटल हेल्थ का पार्ट है। एक ये है कि सारे जो रिकॉर्ड्स कैरी करने होते थे, लॉस्ट हो जाते थे, वो भी एक डेटाबेस में अगर हो और एक आईडी से एक्सेस हो पाए, तो ये भी एक डिजिटल हेल्थ का पार्ट है। क्या कोविन हमारे डिजिटल हेल्थ का हिस्सा होगा? यस सर, होगा। ये हॉबीज में अपनी रोशन, आपने ढेर सारी चीजें लिखी हैं। जी सर। ये हॉबी कौन सी है आपकी इसमें? सर बेसिकली मेरे को आउटडोर एक्टिविटीज पसंद है, कोई भी हो। हाँ, पहले मैं स्कूल कॉलेज के टाइम खेलता था, अभी कुछ रनिंग कर लेता हूँ और 2-3 महीने से जिमिंग शुरू करी है और ट्रैवलिंग करूंगा, करी है। अभी एडवांस में हॉबी में नहीं करी है सर, 2-3। हॉबी को क्या कहेंगे आप? हॉबी को डिफाइन कैसे करेंगे? आउटडोर एक्टिविटीज बोल आपकी कभी से भी, कहीं से भी हो, कभी भी, पहले बचपन में आप ये करते थे, किशोर में ये हुए, फिर इस समय ये कर रहे हैं, भविष्य में ये करेंगे, वो सबको हॉबी लिख देंगे। हॉबी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में है या फिर कभी थी तो वो भी हॉबी है? आउटडोर एक्टिविटीज कंटिन्यूअस में, जैसे अभी घर में पढ़ाई करता हूँ। नहीं, आउटडोर एक्टिविटी हॉबी ये कैसे हो सकता है? आउटडोर एक्टिविटी में तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं, हम सारी चीजों को मान लें। हॉबी तो कोई एक पर्टिकुलर चीज होगी जो आपके साथ एक कंसिस्टेंट वे में लगी हुई है आपके साथ, कि जब आपको मौका मिलता है तो आप करते हैं उसे। एक या दो चीजें हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी कह सकते हैं सर, फिजिकल एक्टिविटी जिससे मतलब नहीं तो वो फिजिकल एक्टिविटी तो आप नौकरी करते समय भी करेंगे, नहीं सर, वो भी हॉबी में हो जाएगा। खेलना होता है ना, कि जैसे खेलते हैं तो कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं सब कुछ, और खेलते हैं, पसीना आता है, फील गुड आता है। ये भूल जाना और फील गुड आना हॉबी होता है क्या? हॉबी को डिफाइन तो करना होगा ना कहीं से। सर मेरे हिसाब से किसी को साहित्य पढ़ने का शौक होता है, मान लीजिए किसी को गिटार बजाने का शौक होता है कि जब भी खाली टाइम पाता है तो गिटार बजाता है। आपने एक साथ ही लिख दिया, तो आप यहाँ पे हम क्या ये भी लिख सकते थे, जब तक सांस है तब तक आस है, ये भी तो हॉबी है। कह सकते हैं सर, पर मुझे आउटडोर एक्टिविटीज। अच्छा, ट्रैवलिंग आपने क्या किया है बताइए? ट्रैवलिंग सर स्कूल के दिनों में वो झारखंड में जाना होता था, उसके बाद कॉलेज के समय। आप हमको ये बताइए, ये जो था है, ये फिर मुझे एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि हॉबी क्या है। बचपन में मुझे केले खाने का शौक था, वो मेरी हॉबी है आज की। सर अभी की मैं बताता हूँ सर। अभी की बताइए ना आप। अभी मैं उदयपुर गया हूँ, जो जैसलमेर गया हूँ, और फिर कैसे गए आप उदयपुर और जैसलमेर? जयपुर से सर ट्रेन चलती है, ट्रेन से गए। तो आपने वहाँ पे क्या किया, देखा आपने? जी सर। जी सर।
देखा ना आपने। हाँ। अब हमको बताइए फिर, आप टूरिस्ट थे या ट्रेवलर थे? टूरिस्ट थे सर। तो ट्रेवलर क्यों लिखा हुआ है आपने हॉबी में अपनी? क्या दोनों के बीच का डिफरेंस जानते हैं आप? सर ट्रैवलर शायद वो होगा, शायद। सर कंफर्म नहीं हूँ सर। नहीं है? नहीं। तो आप टूरिस्ट हैं, आप मतलब टूरिज्म आपका जो है वो हॉबी का एक पार्ट है आपके। यस सर, नई जगह देखना, नई जगह देखना आपको पसंद है। यस। वहाँ की सोसाइटी और आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ की सोसाइटी में आपने क्या अंतर देखा? सर एक तो खान पान में अंतर है, जैसे वहाँ वो दाल बाटी और चूरमा वो चीज़ें चलती है, हमारे यहाँ चावल रोटी चलता है। क्यों लिट्टी चोखा नहीं चलता आपके यहाँ? हाँ, लिट्टी चोखा भी चलता है, दाल लिट्टी नहीं चलती आपकी? पर उनका थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, दाल लिट्टी भी चलती है। ठीक। और एक पहनावे में देखा, वो वहाँ की फीमेल्स वेल करती हैं 90%। अच्छा, कभी आपने आपके यहाँ भी तो फीमेल वेल्स करती हैं? हमारे यहाँ बहुत कम चलन है सर, बिहार में है कम तो चलन। उनके यहाँ एक काम नहीं, एक सवाल मेरा ये है कि जैसलमेर या गए आप, उदयपुर गए या राजस्थान के किसी भी हिस्से में गए, वहाँ के लोग चटक रंगों का इस्तेमाल करते हैं। चटक रंग समझते हैं? यस सर, ब्राइट कलर्स, चमकते हुए कलर। हमारी तरफ चमकते हुए रंगों का इस्तेमाल सामान्य रूप से नहीं है जी, या है तो कुछ समुदायों में। तो पहले तो ये बताइए कि ये चटक रंगों के इस्तेमाल की वजह क्या है? इसका कोई परिप्रेक्ष्य है आपके पास? बताइए सर। अभी तो मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं है, पर मैं कुछ सोच रहा हूँ, वो बताऊँ? बताइए सर ब्राइट कलर्स होंगे तो वहाँ गर्मी पड़ती है, धूप ज्यादा होता है, तो मे बी वो रिफ्लेक्ट करता हो, तो आंखों को तो कष्ट देगा ना ब्राइट कलर। नहीं, हमारे शरीर में एनर्जी कम आएगी, सनरे कम एब्जॉर्ब होगा। चटक रंगों का इस्तेमाल आपका मतलब क्या समझते हैं? चटक रंग का अर्थ क्या हुआ? ब्राइट कलर्स जैसे गुलाबी, लाल, नीला। ठीक है, चमकते हुए रंग। यस सर। तो बताइए, आगे बताइए। सॉरी सर, मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बता, नहीं सोच पा रहा। हमारे ही समाज में अब हम आपको यहाँ लाते हैं, जो समाज की उपेक्षित जातियां हैं उनके परिधानों में ज्यादातर चटक रंगों का इस्तेमाल पाया जाता है, जबकि अन्य जातियों के परिधानों में उस चटक रंग की कमी होती है। इसकी क्या वजह होती है? सॉरी सर, कभी सोचा नहीं आप? नहीं सोचा इस पर। एक आखिरी सवाल आपसे, उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा दक्षिण भारत के राज्य क्यों समृद्ध होते हैं? सर इसके कई कारण हैं सर। इसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण एक एक। सर नॉर्थ इंडिया एक तो पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है साउथ इंडिया की तुलना में। आप जो भी बताएंगे मुझे उम्मीद है कि सोच समझ कर बताएंगे। और साउथ इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ऊपर से साउथ इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ है, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, कई बड़ी सिटीज हैं जो साउथ इंडिया में है। और इसके अलावा सर एजुकेशन का लेवल साउथ इंडिया में बहुत अच्छा है नॉर्थ की तुलना में। और इन सब का असर ये होता है कि जितने भी सोशल पैरामीटर्स हैं सब में साउथ इंडिया बेटर करता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स। रोशन कैसा लगा? ठीक था। ठीक है, देखिए आपका तो आपका जो इंटरव्यू है बेसिकली आपका एक तो यूपीएससी सीआरपीएफ में भी आपका हुआ है, सीएपीएफ में? जी सर, अभी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। ज्वाइनिंग पेंडिंग, ठीक है। तो हो सकता है वो सीएपीएफ से थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछ ले, इंटरनल सिक्योरिटी, सीएपीएफ ये एरिया हो सकता है ना। वो आप जरा देख लिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी है उसका जो फंक्शन है और कहाँ कहाँ पे लोग काम करते हैं, किस बॉर्डर में काम करते हैं, अदर देन बॉर्डर इंडस्ट्रीज वगैरह जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, प्लस वीआईपी को प्रोटेक्ट करना, ये एक एरिया बन सकता है प्रोबेबल क्वेश्चन का। एक तो ये एरिया देख लीजिएगा। सेकेंड, हॉबी को आप थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग आउटडोर एक्टिविटी, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी में तो फुटबॉल भी आता है, क्रिकेट भी आउटडोर एक्टिविटी है, तो बहुत ज़्यादा वेग टाइप का हॉबी है। आप स्पेसिफिक बता दें
जैसे जो भी है, 1 या 2, जैसे ट्रैवलिंग का बात कर रहे हैं, या मान लीजिए आप आजकल जिमिंग कर जैसे रहे हैं। मेरे को खेलना ही पसंद है, तो जैसे खाली टाइम होता है उतना तो खेलने चला जाता हूँ, कभी क्रिकेट कभी फुटबॉल। अभी पढ़ाई के दौरान कम टाइम मिलता है तो वर्कआउट कर लेता हूँ। हाँ, तो बस वर्कआउट करना और फुटबॉल क्रिकेट ऐसे लिमिट कर देना, प्लेइंग ठीक है। गेम्स लाइक फुटबॉल क्रिकेट। जिमिंग और ट्रैवलिंग कर दूं। तो वही हो गया, जिमिंग एंड ट्रैवलिंग 2। सिर्फ जिमिंग कर दूं। ठीक है, वो आप पर अभी 2-3 महीने पहले शुरू करी है, तो अभी बॉडी बनी नहीं है, तो वो देखेंगे जिमिंग करते हो बॉडी नहीं बनी। बॉडी तो बहुत बना लिया, और कितना चाहिए। जी सर, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही कह रहे हैं, सोशियोलॉजी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा सोशियोलॉजी में, और क्योंकि आप पुलिस में आपने बोला ना, तो हो सकता है वो पुलिस है तो वो डेविएंस और वो जो कैटेगराइजेशन है आर.के. मार्टिन का, वो डिटेल में देख लीजिएगा। और इस्माइल डरखिम का जो है, प्लस और भी जो क्राइम्स के जो थियरीज है, छोटे छोटे क्राइम्स का अलग अलग थियरीज है, वो भी एक बार देख लीजिएगा, अगर हो सकता है वहाँ से वो पूछे। जी सर। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, आपका पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। कब है आपका इंटरव्यू? 20 को है। बहुत टाइम है, आप इन सब एरियाज पे काम कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।